गुरुवार को अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के नवागत कुलपति डॉक्टर राजेंद्र कुमार कुड़रिया पहली बार मीडिया के सामने आए। उन्होंने अपने विजन के बारे में मीडिया से बताया। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि 4 साल के कार्यकाल में उनका फोकस किन किन मुद्दों पर रहेगा। कुलपति ने शिक्षा से लेकर आय बढ़ाने तक पर चर्चा की। अब तक विश्वविद्यालय सिर्फ पढ़ाई तक ही छात्रों को समेट कर रखे हुए था, लेकिन कुलपति ने बताया कि अब हम शिक्षा से आगे छात्रों को लेकर जाएंगे, क्षेत्र के उद्योगों से मदद मांगेंगे, दूसरे राज्यों तक जाकर विश्वविद्यालय की खूबियां बताएंगे। नए कुलपति के विजन में तो बहुत कुछ है। अब कितने विजन पूरे होते हैं और वह अपने कार्यों में कितने सफल हो पाते हैं, यह आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। आइए कुलपति की जुबानी ही उनके विजन को सुनते हैं। कुछ विज़न लेकर के यहाँ पर आया हूँ विश्वविद्यालय में, और उस विज़न के साथ में मैं जो 4 साल का मेरा कार्यकाल है, मैं चाहूँगा कि कुछ ऐसा करके जाऊँ कि मेरे जाने के बाद भी इस क्षेत्र के लिए, इस विश्वविद्यालय की उत्तरोत्तर उन्नति हो जाए। सर, मैं सबसे पहले जो मैंने आने के बाद में पहला काम है हमारा कि ऑब्जर्वेशन। तो मैं विभिन्न विभागों में गया, परीक्षा में गया, एकेडमिक्स में गया, कार्मिक विभाग वगैरह विभिन्न जगहों पर जाकर के हमारा अभी तो ये है कि एक प्रकार से सर्वेक्षण जैसा चल रहा है, कहाँ क्या कमियां हैं वो देख रहा हूँ। तो सबसे पहला तो मेरा ये है कि जो एकेडमिक एनवायरनमेंट है, अकादमिक वातावरण का निर्माण करना, सबसे पहला फोकस है। और दूसरा जो गवर्नमेंट से एकेडमिक कैलेंडर हमारा जारी होता है परीक्षा के लिए, परिणाम के लिए, उस पर फोकस करना कि समय से परीक्षा हो और समय से परिणाम हो। दूसरा, कुछ जो पीएचडी वगैरह होती है, बच्चे जो शोध कार्य करते हैं और थीसिस जमा होती है, उसमें अननेसेसरी को डिले ना हो, वो समय से उनके पीएचडी वाइवा हों और समय से उनका नोटिफिकेशन हो, ताकि वो आगे कहीं अप्लाई करना चाहते हैं तो वो समय पर उसका कर सकें। वैसे अभी आते से ही मैंने एकेडमिक्स की मीटिंग ली और जितनी भी थीसिस जमा हुई हैं उनकी जानकारी मैंने इकट्ठी की है कि वो कब जमा हुई, कब उनके पत्र गए। और मुझे लगता है कि इन 2-3 दिनों के अंदर कम से कम 50 पीएचडी के जो है मैंने नोटिफिकेशंस के लिए उनके पीएचडी के डेट्स को फाइनल करने का उनको पत्र मैंने जारी कर दिया। क्योंकि परीक्षाएं आ रही हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो वो क्वालिफाई कर सकें, बैठ सकें, तो वो बच्चों का ध्यान रख कर के मैंने अभी सबसे पहले उस पर फोकस किया है। दूसरा क्या है कि कुछ महाविद्यालयों की समस्याएं भी मुझे पता चली कि कुछ महाविद्यालयों के द्वारा क्या है, समय पर प्रैक्टिकल मार्क्स वगैरह नहीं दिए जाते, जिसके कारण परीक्षा परिणाम में डिले होता है। तो उन महाविद्यालयों को हम उसमें कसाव लाने के पक्ष में हैं कि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी कि आप समय पर, यदि जब ऑनलाइन अपलोड करना है उसके बाद भी समय पर आप अपलोड क्यों नहीं कर पाते, जिसके कारण मार्क्स जो है विश्वविद्यालय को प्राप्त नहीं, सीसी के मार्क्स हैं, प्रैक्टिकल मार्क्स हैं, तो समय पर अपलोड किए जाए ताकि परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय का प्रभावित ना हो, समय पर हो। तो सबसे पहला फोकस है समय पर परीक्षा होना, समय पर परीक्षा परिणाम होना, और पढ़ाई लिखाई, एकेडमिक्स रेगुलर क्लासेस में, बच्चों की संख्या बढ़े क्लासेस में, वो हमारा फोकस है। आज भी मैं 2-3 डिपार्टमेंट्स विजिट करके आया हूँ, तो उनके बाबत मैंने निर्देश दिया है। दूसरा क्या है कि विश्वविद्यालय निरंतर उन्नति कर रहा है। जैसे पहले जो मैंने देखा प्रोफाइल में कि C ग्रेड था, C++, फिर वहाँ से जा कर के अभी B++ पर आया। अब हमारा जो प्रयास है, वो जो मेरा लक्ष्य है वो A++ का है। तो A++ का लक्ष्य लेकर के हम किन बिंदुओं पर पीछे रह गए हैं, किस कारण से हम नहीं हो पाए, तो उसकी समीक्षा बैठक हम कर रहे हैं। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट है कि चूँकि हमारा जो एल्यूमनाई है, इतना पुराना विश्वविद्यालय है, तो निश्चित रूप से एल्यूमनाई एसोसिएशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, पूरे विश्व भर में यहाँ के लोग होंगे, तो उनका पता करना कौन कहाँ पर है, किस किस पोस्ट पर है। अभी कल ही मुझे महिंद्रा के एक वाइस प्रेसिडेंट मिलने आए थे, जो भोपाल में, जो यहाँ से ही उन्होंने अध्ययन किया है, तो मैंने उनका नंबर लिया। तो अब उनको एल्यूमनाई को स्ट्रॉन्ग करना, और एल्यूमनाई के माध्यम से हम वो हमारे विश्वविद्यालय के लिए जहाँ से उन्होंने पढ़ाई किया है क्या कर सकते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन लेना। दूसरा,
आसपास में क्या है, बहुत से उद्योग लगे हुए हैं, आपका जेपी सीमेंट है और भी जो उद्योग घराने हैं, वहाँ पर क्या है कि उनसे बात करना कि वो हमारे विश्वविद्यालय के लिए क्या दे सकते हैं। तो उनका कंट्रीब्यूशन हमारे लिए या वो समाज के लिए यदि कुछ करते हैं तो मैं चाहूँगा कि वो विश्वविद्यालय में कुछ कंट्रीब्यूट करें, किसी भी रूप में करें, हम उसका उपयोग बच्चों के लिए कर सकें। तो उद्योग घराने हैं, आपका व्यवसायी है, जनप्रतिनिधि हैं, और अभी मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मिला था आने के दूसरे या तीसरे दिन ही, और मैंने उनसे चर्चा किया था कि आपके यहाँ 750 मेगावाट का ये सोलर जो पावर स्टेशन है यहाँ लगा हुआ है, तो वो जो भी प्रोजेक्ट है आप हमारे विश्वविद्यालय में भी आप लगवाएं ताकि हमारा बिजली का खर्च कम हो जाए। तो उन्होंने स्वीकृति भी दी है और दूसरे दिन ही मैंने उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए दे भी दिया है। अभी उनकी टीम आकर के सर्वे करके गई भी है। तो सोलर जो पैनल्स हैं वो हम विश्वविद्यालय में लगा करके अपने कुछ खर्चों को कम करेंगे, तो कि अब आवक कम होने वाली है तो हमको कहीं ना कहीं उस पर भी तो वो बढ़ाना पड़ेगा और प्लस कहीं कटौती भी करना पड़ेगी। तो वो सब बातें हैं। दूसरा कुछ चीज़ें और हैं कि अभी बच्चों में स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री यूनिवर्सिटी जो रिलेशनशिप है, बच्चों का इंटरेक्शन इंडस्ट्री से हो, इंडस्ट्रीज़ का बच्चों से इंटर्नशिप वगैरह में जाते हैं बच्चे, तो इंडस्ट्रीज से हमारे को उनसे कोलैबोरेशन करना कि प्रोजेक्ट वर्क के लिए वो जाएं, फिर उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जाएं, जॉब फेयर्स हम यहाँ पर लगाएं, उनकी कंपनियाँ यहाँ पर आएँ, बाहर की कंपनियाँ आएँ, इस तरह से। तो ये रिलेशनशिप डेवलप करना स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के बीच में। दूसरा एक और वर्क है कि क्योंकि शोध कार्य ये करते हैं, हमारा केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है जैसे शोध कार्य में लगे, और भी एनवायरनमेंट है, काफ़ी पुराना डिपार्टमेंट है, लेकिन अब तो हम सारे डिपार्टमेंट्स को शोध कार्य के लिए कंपलसरी कर रहे हैं कि आपको करना ही पड़ेगा। उच्च शिक्षा में आप आए हैं तो आपको क्या है कि शोध कार्य करना ही पड़ेगा ताकि हम पेटेंट हासिल करें। तो हम पेटेंट की तरफ और कंसल्टेंसी वर्क, यदि आपको कोई काम ऐसा है जिससे कंसल्टेंसी आप दे सकते हैं तो वो। दूसरा अभी एक बात और आई है वो कि लोकल लेवल पर क्या है कि बहुत से स्किल्ड वर्कर्स रहते हैं जिनके पास डिग्री नहीं रहती है, लेकिन यदि उनको हम कोई सर्टिफिकेट या वो उपलब्ध करा दें छोटा मोटा, तो वो करने के बाद में क्या है वो कहीं जॉब भी पा सकते हैं। तो स्किल्ड वर्कर के लिए अभी मैंने कुछ हेड से बात किया है कि अपन कुछ स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाएं, कलेक्ट्रेट में भी उनकी सूची शायद रहती है, तो वो प्रोजेक्ट वर्क के रूप में उनको दें बच्चों को कि वो जाकर के पता करें कि स्किल्ड इस क्षेत्र की क्या डिमांड है, क्या स्किल है, और कौन से ऐसे वर्कर हैं उनको आइडेंटिफाई करके एक सूची बनाएं। उनसे रिलेटेड सर्टिफिकेट कोर्सेज क्यों ना हम यहाँ पर लॉन्च करें और उनको सर्टिफिकेट दें, और उनकी सेवाएं भी अगर जहाँ ज़रूरत पड़ती है तो हम यहाँ पर ले सकते हैं, या कहीं पर उनको हम प्लेसमेंट दे सकते हैं, तो वो एक सामाजिक कार्य भी होगा। तो इस तरह का भी एक विचार जो है आया है। एक सेंट्रलाइज लैब और एक टेक्नोलॉजी पार्क यूनिवर्सिटी का ये विचार है कि यदि संभव हुआ, क्योंकि हमारे पास ज़मीन है, तो वो भी डेवलप करने पर हम वो करेंगे ताकि हमारी नैक की ग्रेडिंग मिले। मेन ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि नैक ग्रेडिंग हमारी बढ़ जाएगी तो हमारे को फंडिंग बढ़ जाएगी। तो ए ग्रेड यदि मिलता है तो हम 100 करोड़ तक भी ला सकते हैं, डबल प्लस मिल जाएगा तो काफ़ी हमारी फंडिंग बढ़ जाएगी और इंफ्रास्ट्रक्चर में हम काफ़ी बढ़ोतरी कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें कि बाहर से लोग विश्वविद्यालय में आए और विश्वविद्यालय से लोग बाहर जाएँ। जो अभी क्या हो रहा है कि बच्चे विश्वविद्यालय में क्लासेस अटेंड करके अपना घर चले जाते हैं। तो दूसरा क्या है कि हम जैसे एडमिशन फेयर्स लगाने की बात कर रहे हैं कि एडमिशन फेयर्स हमारे लगें बाहर जा कर के कि हमारे पास क्या क्या कोर्सेज हम चालू करने जा रहे हैं, उनके क्या जो है क्या स्कोप्स होंगे, वो ग्रामीण परिवेश में भी जा कर के लोग बताएं ताकि बच्चे वहाँ यहाँ आकर के इंटरेस्ट लें। और बच्चे इंटरेस्ट तब लेंगे, दूसरी चीज़ ये है कि आपकी क्लासेज रेगुलर होती हैं, तो उस पर मेरा फोकस है। तो आपका एडमिशन फेयर्स लगा करके एडमिशन्स की संख्या बढ़ाना, तो ताकि हमारे पास अर्थ की प्रॉब्लम जो आने वाली है उसको हम कवर कर सकें। फिर दूसरा एक और है कि 258 एकड़ हमारे पास ज़मीन है, तो इसको हम चिन्हित करने के लिए कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स की, अभी हमारा एक रिसर्च एंड इनोवेशन विंग एक तैयार हो चुका है, उसके भी आते से ही माननीय रजिस्ट्रार साहब के साथ मैं विज़िट भी करने गया था अभी, और उसकी प्रक्रिया हैंडओवर करने की हम प्रारंभ कर चुके हैं। PWD से हम ले करके
और उसका बहुत जल्दी उद्घाटन करा करके और वो करा करके हम उसमें अपने दूसरे प्रोग्राम्स स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। दूसरा, हम ये चिन्हित कर रहे हैं कि हमारे इतने एकड़ ज़मीन में कहाँ पर क्या चीज़ हम बना सकते हैं, जो हम दूसरे कोर्सेज चालू करने वाले हैं या क्या हम कर सकते हैं, माइनिंग चालू करने वाले हैं, तो कहाँ पर क्या ले जाना चाहिए। तो हम अपनी टीम के साथ में उसको हम चिन्हित, इंजीनियरिंग सेक्शंस हैं, रजिस्ट्रार्स हैं और एकेडमिक फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनके साथ जाकर के वो हम चिन्हित कर रहे हैं, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमारा जोर है। दूसरी समस्या यह है कि शैक्षणिक और कर्मचारियों की कमी, तो इसको आने वाले समय में इसको भी दूर करने का प्रयास हम करेंगे, क्योंकि वो भी एक बड़ी समस्या है। और एक और विषय आता है कि हमारा MOU अभी कम है। तो ख्याति प्राप्त जो संस्थान है, जैसे कल ही मैंने IIT धनबाद बात किया, आज ही मुझे US की एक यूनिवर्सिटी से, चूँकि मैंने बात किया था यहाँ आने के बाद में, और यहाँ आने के बाद में वहाँ एक वाशिंगटन में असिस्टेंट प्रोफेसर है, उनसे मेरी बात हुई थी। तो कल ही मुझे मेल आया, तो वो MOU APS यूनिवर्सिटी का उनके साथ होने की बात कर रही है, उनका हमारे पास में पूरा लेटर आ गया। तो इस तरह से अभी एक और मेल मैंने कल ही किया है रात में, तो कुछ चाइनीज़ करीब 20 ताइवान की 20-25 यूनिवर्सिटीज़ का डेलीगेशन दिल्ली में आ रहा है। हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि उनसे इंटरेक्शन हो, तो उनके साथ में किन किन विभागों के साथ में हमारा कोलैबोरेशन हो सकता है, तो वो चर्चा करना, और कुछ जो ख्याति प्राप्त अपने यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे कोलैबोरेट करना, ताकि शोध में हम अभी पीछे हैं। जो हमारे पीछे रहने का कुछ कारण जो समझ में आया, तो मुझे लगता है कि R&D पर मुझे फोकस करना पड़ेगा। तो R&D के लिए अभी हम पूरे जितने टीचिंग फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको सबको हम कंपलसरी कर रहे हैं कि आपको एक एक प्रोजेक्ट फंड्स लेके आना ही है। आप प्रोजेक्ट सबमिट करें, और उसका टाइम बाउंड है कि इतने समय में आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना है, तो ताकि जब तक वो प्रोजेक्ट करेंगे नहीं तब तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये है कि उसकी मॉनिटरिंग के लिए हम एक कमेटी बना रहे हैं कि आपने यदि प्रोजेक्ट सबमिट किया तो आपके कितने रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं और उनकी क्वालिटी क्या है, गुणवत्ता क्या है, क्या आप लोकल रिसर्च पेपर शोध पत्र में प्रकाशित कर रहे हैं या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। उसके अलावा क्या है कि अभी इस सत्र में एक बहुत बड़ा काम हम करने जा रहे हैं कि 50 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हम संगोष्ठियाँ कराने जा रहे हैं इसी सत्र में। वो फाइनल हो चुकी हैं, और उससे क्या होगा कि शोध का वातावरण यहाँ पर बनेगा, बाहर से लोग आएंगे और वो करके, और बाकी जो हमारी व्याख्यान मालाएँ हैं जो पहले से निर्धारित हैं, वो व्याख्यान मालाएँ तो हमारी चलेंगी। दूसरा क्या है कि मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा एक बघेली शोधपीठ की स्थापना के लिए स्वीकृति मिली थी। तो मेरा फोकस उसमें है कि क्योंकि यहाँ का जो कल्चर है उसको संरक्षित करना, वो हमारा मतलब एक जिम्मेदारी भी है विश्वविद्यालय की। तो बघेली शोधपीठ की स्थापना का प्रयास मैं करूँगा। और दूसरा क्या है कि ये चित्रकूट लगा हुआ है, तो राम पथगमन का क्षेत्र भी है। तो राम का पथगमन के क्षेत्र होने के कारण ऐसा विचार आया कि मैंने अपने कुछ मेंबर्स के साथ में चर्चा भी किया कि क्यों ना अपन रामायण पीठ की स्थापना यहाँ पर करें, और रामचरितमानस, वाल्मीकि या राम जी से संबंधित जितने भी शोध ग्रंथ हैं वो यहाँ पर रहें और उनसे संबंधित शोध कार्य भी करें।